Hello, Assalamu alaikum. Today's lecture is about John Milton. John Milton 1608 में पैदा हुआ था and 1672 was the year. That was the last year of his life. तो ये ज़िंदगी का आखिरी साल था उसकी. He is one of the greatest. He is considered to be one of the greatest men, greatest literary men, greatest politicians, are the greatest controversial writers. He was an active, member. So yeah, he was an active man in the politics. So उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो उसका जो कंट्रीब्यूशंस था पॉलिटिक्स में था, रिलीजियस में था या फिर लिटरेचर में था. ये आज का जो टॉपिक है, आज का लेक्चर भी उनके हवाले से है. लेकिन हम उसके बायोग्राफी को देखते हैं स्लाइटली, शॉर्टली, ताकि हमें पता चल सके कि क्यों जो थॉट्स थे उसके पास, जो थॉट्स आए थे और जो चीज़ें वो कर रहा था, ऐसा क्यों था और कौन सी इन्फ्लुएंस थी उसके माइंड पर. और उसकी हम फिर जब लिटरेचर के बारे में बात करेंगे तो फिर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे और उन सारी चीज़ों पर कमेंट भी करेंगे कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो लिटरेचर है, जो वर्क है, वो कितना इम्पोर्टेंट समझा जाता है या फिर उसको आज लोग नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्या ऐसी कौन सी वजह थी. और जो डिफरेंट ऑथर्स थे उनके, जो डिफरेंट ऑथर्स हैं जैसे कि विलियम ब्लेक है, डॉक्टर जॉनसन है और भी बहुत सारे हैं, मैथ्यू आर्नल्ड हैं, उनकी क्या राय हैं, क्या व्यूज़ हैं जॉन मिल्टन के बारे में. तो जॉन मिल्टन के बारे में हम शुरू करते हैं. जॉन मिल्टन का फादर जो था वो लॉयर कम्स बैंकर था. वो बैंकर भी था और साथ में लॉयर भी था. उसका फादर, इस फादर वाज अ लॉयर कम्स, वो लॉयर था और लॉयर के साथ साथ वो बैंकर भी था और एक वेल्थी फैमिली से उसका बिलोंग्स था. लेकिन उसका फादर जो था पर्टिकुलरली वो प्योरिटन था, लेकिन उसके साथ साथ बैंकिंग के साथ साथ और बी हैविंग द बिलीफ सिस्टम इन प्योरिटनिज्म, उसके साथ साथ वो एक नोटेबल म्यूजिशियन था. ही वॉज नोटेबल म्यूजिशियन क्योंकि उसके फादर का म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था. जो नॉर्मली बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि जब हम प्योरिटन्स की बात करते हैं, प्योरिटन्स लोगों की बात करते हैं, उनके बारे में तो यही कहा जाता है कि जो सिंपल प्लेजर्स थे प्योरिटन्स के, वो सिंपल प्लेजर्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे. जो इंसान की बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको भी वो लोग रिजेक्ट करते थे. तो फिर म्यूज़िक, हाउ कुड दे एक्सेप्ट द म्यूज़िक. लेकिन आल्दो उसका जो फादर था वो प्योरिटन के साथ साथ उसका एक डीप इंटरेस्ट था म्यूज़िक में और ही वॉज अ नोटेड म्यूजिशियन. सो ये जो फर्स्ट जब जो चीज़ हमें मिल्टन के करैक्टर्स में मिलती है वो यही है कि उसकी ब्रॉटअप में भी जो सीड ऑफ म्यूज़िक थे वो उसको इनहेरिटेंस में मिले थे, उसको अपने फादर से मिले थे. और हम उसकी पर्सनालिटी में इस म्यूज़िक का जो एलिमेंट है इसको हम विविडली हम इसको देख सकते हैं. उसके बाद उसके फादर ने क्या किया कि उसके फादर ने अपने बुआई को पर्सनली खुद ट्रेन किया था और जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो चेंज थे. हालांकि उसको क्राइस्ट कॉलेज में एडमिट किया गया था, उसको और भी बहुत ही कॉलेजेस में, फिर लेटर ऑन कैम्ब्रिज में भेज दिया गया था, लेकिन उसकी जो इनिशियल जो ट्रेनिंग थी उसके फादर ने खुद की थी, अपने हाथों से की थी. और जब वो क्राइस्ट कॉलेज में था तो उस वहाँ पर ये मिल्टन, जॉन मिल्टन की एक्चुअली अगर हम इसको जॉन मिल्टन को वहाँ पर लेडी ऑफ द क्राइस्ट के नाम से, वो लेडी ऑफ द क्राइस्ट, ये इस नाम से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, लेडी ऑफ द क्राइस्ट. वो इसलिए था कि इसकी जो पर्सनल, जॉन मिल्टन एक खूबसूरत हैंडसम टाइप मैन था. उसकी जो पर्सनल ब्यूटी थी, उसकी पर्सनल ब्यूटी अगर हम देख लें, उसके ख़ास करके पर्सनल ब्यूटी में अगर हम उसके फ्लोइंग हेयर्स, जो शाइनिंग, फ्लोइंग एंड ब्यूटीफुल हेयर्स की बात करते हैं, या फिर हम उसके प्रूडिश एलोफनेस, प्रूडिश एलूफनेस की अगर हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो थी, करेक्टरिस्टिक जो थी उसकी पोइट्री और उसकी पर्सनैलिटी की बहुत ही चार्मिंग बनाती थी. और ही हैज़ अ काइंड ऑफ
डैशिंग पर्सनालिटी, ही वॉज अ काइंड ऑफ हैंडसम मैन, तो इस वजह से उसको लेडी ऑफ द क्राइस्ट भी कहा जाता था। और लेकिन वहाँ पर जो उसका जो एक सिस्टम था, कि जब वो चला गया कैम्ब्रिज में चला गया, तो वो एक काइंड ऑफ उसका जो टेम्पर था, काइंड ऑफ रिबीलियस टेम्पर था उसका। और इसी रिबीलियस टेम्पर्स की वजह से, इसी रिबेलियस टेम्पर्स की वजह से उसको यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी पेश आए। हालांकि उसने जो वहाँ से डिग्रीज भी की, बीए की डिग्री भी हाँ कंप्लीट उसने की, और उसने जो बीए की डिग्री ली तो 1629 में उसने अपनी बीए की डिग्री मुकम्मल की, और अपनी मास्टर की डिग्री उसने 1632 में कंप्लीट की थी। लेकिन इसके साथ साथ उसके अथॉरिटी के साथ करिकुलम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही थी, और उसके बहुत सारे मसाइल्स भी थे, बहुत सारे टेंशन्स चल रही थी उसकी लाइफ में, इसी वजह से। लेकिन जब कैम्ब्रिज में था, तो वहाँ पर उस पर जो इन्फ्लुएंस था कैम्ब्रिज में, अगर हम कैम्ब्रिज को देखते, तो कैम्ब्रिज में उन्होंने क्या किया कि उसने वहाँ पर जो उसने शुरुआत की थी लैटिन एंड इटालियन पोइम से। यहाँ पर एक बात हम नोट कर लेते हैं, अगर हम हमने जॉफ्री चौसर को भी पढ़ा है, हमने स्पेंसर को भी डिस्कस कर दिया, और अपार्ट फ्रॉम द शेक्सपियर, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो भी ऐसा था। जितने भी हमने लिटरेरी फिगर, या फिर फ्रांसिस बेकन को भी हमने पढ़ा था, तो वो इन सारे सब ये इन सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी कि ये एक ये सारे जो थे बहुत ज़्यादा रीडिंग करते थे, एंड इटालियन लिटरेचर को उन्होंने पढ़ा था, जो पेट्रार्क, बोकाशियो, डांटे, ये सारे जो थे इनको उन्होंने स्टडी किया था, उनका लिटरेचर को समझा था, ग्रीक को पढ़ा था, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ग्रीक का उन पर, और रेनेसांस तो बिल्कुल रिवाइवल ऑफ द लर्निंग थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर तो लैटिन एंड इटालियन पोइम्स उसने लिखना शुरू किया। हालांकि उसका जो लैटिन या इटालियन लैंग्वेज था, उस पर अभी उसका इतना अबूर हासिल नहीं था, इतनी कमांड नहीं थी, लेकिन फिर भी जो अर्ली पोइम्स थे, तो उसने ये लिखना शुरू कर दिए थे। जिसमें जो उसका रिमार्केबल पोइम है, जो इस दौर का जो सबसे रिमार्केबल, या जो याद रखा जा रहा है, या फिर हम जिसमें हमें सिर्फ एक ही देखने को मिलता है, वो है रिमार्केबल पोइम है। उसमें उसने एक पोइम लिखी थी, ओड लिखी थी, ओड ऑन क्राइस्ट, ऑन क्राइस्ट नेटिविटी, नेटिविटी। इसने एक पोइम वहाँ पर लिखी थी, और ये पोइम इस दौर की सबसे बेहतरीन पोइम्स में शुमार किया जाता था। उसके फादर्स चाहते थे कि वो ही टेक ऑर्डेंट इन चर्च, लेकिन उसने रिफ्यूज़ किया कि नहीं, मुझे चर्च में मिनिस्टर नहीं बनना, मुझे चर्च में क्लर्जी नहीं बनना, क्योंकि वो चाहता था कि क्लर्च में मिनिस्टर बनना, या फिर पादरी या क्लर्च जो भी बनना, या चर्च का हिस्सा रहना, ये इंसान की जो बुनियादी जो फ्रीडम है वो उनसे छीन लेती हैं, और वो किसी भी हाल में अपने फ्रीडम्स को, वो तो वो प्योरिटन का मानने वाला था, लेकिन वो किसी भी हाल में अपने फ्रीडम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। तो उसने रिफ्यूज़ किया चर्च ऑफ इंग्लैंड को, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड में उसको मेंटल स्लेवरी, और इसके अलावा जो लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस है उस पर उसकी पाबंदी लगा दी जाती है। तो यहाँ पर वो स्लेवरी को, कि उसको लग रहा था कि अगर मैं चर्च ऑफ इंग्लैंड का हिस्सा बन गया, तो मेंटली स्लेवरी में मैं यहाँ पर गिरफ़्तार हो जाऊँगा, और जो लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसने ऐसा नहीं किया। तो उसका जो दूसरा, जो सबसे अहम जो एक मोमेंट था, जब कैम्ब्रिज के बाद वो चले गया, तो वहाँ पर एक प्लेस था हॉरोटन, जो उसके फादर ने लंदन से थोड़ी ही फासले पर एक प्लेस था हॉरोटन, तो वो खरीद लिया था। और ये बिल्कुल नियर टू लंदन था। उसने इसी को ख़रीद लिया था, उसके फादर ने ख़रीदा था। ये एक स्टेट थी, तो यहाँ पर चला गया, और अपनी ज़िंदगी के कुछ साल यहाँ पर गुजारे उसने। और ये वो दौर था जहाँ पर उसने मैथमेटिक्स में, उसने ग्रीक में, उसने इटालियन लिटरेचर में, उसने इंग्लिश लिटरेचर में, उसने ग्रीक लिटरेचर में, लैटिन लिटरेचर में,
और इसके अलावा मेडिसिन में, म्यूज़िक में, उसने मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उसने काम किया। बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसने अपनी रीडिंग, अपनी स्टडी को मुकम्मल फोकस किया। इसी दौर में उसने बहुत सारे काम वर्क्स भी लिखे, लेकिन जो प्राइमरी पर्पस था इस दौर का, जो तकरीबन 1638 तक जारी रहा, 1632 से लेकर तकरीबन 6 साल का ये जो दौर है यहाँ पर उसने गुजारा था। और इसमें उसने बहुत सारे बुक्स पढ़े थे, बहुत सारे चीज़ें उसने अंडरस्टैंड की थी, लैटिन्स पढ़ लिया था और सब कुछ उसी लिटरेचर को उसने समझ लिया था। तो इसी दौर को हम इसका स्टडी पीरियड भी कह सकते हैं कि ये तो इस दौर में उसने बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ स्टडी की। लेकिन स्टडी के अलावा उसने कुछ ग्रेट पोइम्स भी यहाँ पर इसी दौर में लिखे थे। ग्रेट पोइम्स जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है, जिसमें से जो दो पोइम्स थे हमारे पास, एक था इल पेंस इन पेंसरोसो, पेंसरोसो मीन्स पेंसिव मूड, उदास। इसका जो थीम था वो बहुत ही ज़्यादा पेंसिव था, उदास था। एंड दूसरा था एंड एल्गोरो, नो ये था जो हैप्पी पर्सन था, हैप्पी मूड था। हैप्पी मतलब जो उसमें फर्स्ट वन में पेंसिव उदासी थी तो दूसरे में खुशी थी। तो ये दोनों पोएम जो थे उस दौर के बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए थे। इसके अलावा उसने टू मॉस्क इज़ अ काइंड ऑफ अ प्ले, वो उसने लिखे थे। टू मॉस्क यहाँ पर इसी दौर में लिखे थे, जिसमें जो सबसे फेमस है उसका नाम था कॉमर्स और दूसरे का नाम था आर्केडस। तो ये दो कॉमर्स भी उसने लिखे थे इसी दौर में। और जो एक और जो बेहतरीन वर्क था जिसको हम लाइसियड के नाम से जानते हैं, तो लाइसियड एक एलिजी थी जो उसने अपने दोस्त किंग एडवर्ड के नाम लिखी थी। उसकी मेमोरीज, उसके ये एक पेस्टोरल एलिजी थी जो उसने अपने दोस्त किंग एडवर्ड किंग्स के नाम उसकी याद में लिखी थी। तो ये उसी दौर का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वर्क था। और फिर क्या होता है कि 1638 में वो कॉन्टिनेंट टूर पर निकल जाता है। वो चाहता है कि वो दुनिया देखे, वो इधर से उधर गया, वो हम बहुत सारी जगहों पर जो कॉन्टिनेंट्स में गया। उसके अलावा वो कॉन्टिनेंट में वो इटली भी चला गया, और जहाँ पर उसने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए इटली में, क्योंकि इसी इटली में उसने प्रोफिशिएंसी हासिल की लैटिन पर और इटालियन लैंग्वेज पर। क्योंकि पहले दौर में उसने लैटिन में काम किया था, इटालियन लैंग्वेज में काम किया था, लेकिन उसकी प्रोफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पर आ गया तो उसने इसी लैंग्वेज पर प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की, और इसी दौरान उसने अपने बहुत सारे दोस्त बनाए। और इसके बाद फिर वो सिसिली भी चला गया, और सिसिली के अलावा वो ग्रीस की तरफ लेकिन अभी ग्रीस में ही था कि उसको एक न्यूज़ मिलती है वहाँ से इंग्लैंड से, कि क्योंकि ये वो दौर था कि जब इंग्लैंड के पार्लियामेंट और किंग चार्ल्स के दरमियान टेंशन चल रही थी, और वहाँ पर पार्लियामेंट वर स्ट्रगलिंग और ट्राइंग टू गेट द कंट्री फ्री फ्रॉम द टायरनी ऑफ द किंग चार्ल्स, फ्रॉम द टैक्सेस ऑफ द किंग चार्ल्स। तो वो वहाँ पर जा रहा था जब हॉरोशंस में था ये, और जब वो उसका जो स्टडी का एक पीरियड चल रहा था, तो वो इसलिए वो पढ़ना चाहता था कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम को, किसी एक ऐसे बेहतरीन पोएम को लिख ले, ताकि वो मास्टरपीस बन जाए, जो बिल्कुल तकरीबन वो एक ऐसा काइंड ऑफ नेशनल एपिक, नेशनल तो नहीं लेकिन हाँ नेशनल एपिक वो लिखना चाहता था, जो जैसे कि बेवुल्फ था। लेकिन फिर बाद में ये जो उसका जो ड्रीम था ये लास्ट में ही पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नेशनल पोएम तो नहीं बनता, बट ये वन ऑफ द रिलीजियस और पॉलिटिकल पोएम हम उसको कह सकते हैं। तो अपनी टूर को बीच में उसने छोड़ा और वापस आया, इंग्लैंड वापस आया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल चल रही थी, स्ट्रगल बिटवीन पार्लियामेंट एंड
स्ट्रगल बिटवीन पार्लियामेंट एंड किंग्स, ये यहाँ पर टेंशन्स चल रही थी। तो ये नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर स्टडी टूर पर रहूँ, एक नेशनल एपिक लिखूँ और मेरे वहाँ पर जो मुल्क के जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो मुश्किल में हो। तो इसलिए उसने सब कुछ बीच में छोड़ दिया और वापस आया। जब तक 1639 में वो वापस आता है, 1639 में जब वो वापस आता है तो सबसे पहले वो टीचिंग का शुरू करता है किसी स्कूल में। और जो उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले जो उसके जो स्टूडेंट्स हैं उसके नेफ्यूज़ एंड नीस, नेफ्यू एंड एक को उसकी नीस थी। तो नेफ्यू में उसके जो नीस नहीं थी, 2 नेफ्यूज़ थे। उसी 2 नेफ्यूज़ में एक का नाम था हमारे पास एडवर्ड, एक का नाम था एडवर्ड और दूसरे का नाम था जॉन। एडवर्ड एंड जॉन, या उसके सिस्टर के बेटे थे। तो इन दोनों को, इसके अलावा और भी कुछ स्टूडेंट्स थे। तो उसने क्या किया कि टीचिंग जॉब शुरू की और ये वो जॉब था जहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ें और भी सीखी। लेकिन जो अहम काम था, जो अहम मकसद था, वो उसका ना तो एजुकेटर बनना था, ना तो टीचर बनना था, ना ही कोई आम सा पोइट बनना था, बल्कि उसे पसंद थी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सीज, जो रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज थी। और इसलिए वो अपने पूरी की पूरी सर्विसेज किसके लिए डिवोट करना चाहता था। वो ही वांटेड टू डिवोट ऑल हिज सर्विसेज टू द पार्लियामेंट के लिए। वो सब कुछ, अपनी ज़िंदगी, अपनी राइटिंग, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स को वो आगे लेकर आना चाहता था, उसकी काम आना चाहता था। और ये वो दौर था जब उसने 1640 से, अगर हम देख लेते हैं 1640 से 1660 तक, तो उसने वहाँ पर एज ए कॉमनवेल्थ, क्योंकि कॉमनवेल्थ की जो गवर्नमेंट थी तब, और तो उसने मुख्तलिफ डिफरेंट पोजीशंस पर काम किया पार्लियामेंट के लिए कॉमनवेल्थ में। और जब वो एज ए जर्नलिस्ट, उसका जब एक दौर एज ए जर्नलिस्ट चल रहा था, तब उसने यहाँ पर प्रोज पैम्फलेट भी लिखे थे, जिसमें उसने डाइवोर्स पर भी पैम्फलेट भी लिखे थे, जिसमें उसने डाइवोर्स पर भी बात की थी। जिसमें उसने पार्लियामेंट ने जो एक्ट किया था 1649 में, व्हेन दे beheaded the King Charles, Charles II, the son of the Charles I, when he was in the France। वहाँ से वो डिफरेंट ऑथर से पम्फलेट और आर्टिकल लिखवा रहा था, ताकि वो जो कॉमनवेल्थ ने किया, जो क्रॉमवेल ने किया था किंग चार्ल्स फर्स्ट के साथ, तो दुनिया को बता रहा था, इंग्लैंड के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्योरिटन्स ने ये गलत किया है अपने किंग के साथ। और इसी डिफेंस के लिए फिर यहाँ से मिल्टन ने भी पम्फलेट लिखना शुरू किए थे, ताकि लोगों को बताया जा सके कि प्योरिटन्स ने जो भी किया, कॉमनवेल्थ की गवर्नमेंट ने जो भी किया, क्रॉमवेल्थ ने जो भी किया, वो सब सही था। और ये जो ट्राइंट था उससे छुटकारा पाना इंतहाई ज़रूरी था। तो ये वो दौर था जहाँ पर कॉमनवेल्थ में वो एज ए सेक्रेटरी, लैटिन सेक्रेटरी भी उसने काम किया। ही वॉज अ लैटिन सेक्रेटरी इन द कॉमनवेल्थ पीरियड। तो ये तो उसकी पर्सनल बायोग्राफी थी कि हमने उसके बाद फिर जब रेस्टोरेशन आती है, तो रेस्टोरेशन में अगर रेस्टोरेशन जब आती है तो उसको गिरफ़्तार किया जाता है। ऑल हिज प्रॉपर्टी वर कंफिस्केटेड। कहा तो ये भी जा रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी कंफिस्केटेड नहीं की गई थी, बल्कि जो 1669 में जो एनस मिराबिलिस हुआ था, जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन में हुआ था, उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई थी। उसकी जो बिनाई थी, जो विजन था, वो भी चला गया था, ब्लाइंडनेस आ गई थी। एंड तो इस तरह से उसने जो लास्ट जो दौर था वो प्योरली उसने लिटरली उसमें काम किया, जिसमें सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन वर्क था वो पैराडाइज लॉस्ट था। पैराडाइज रिगेंड भी है, सॉमसन एंड इस तरह से एक उसने प्ले लिखी थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिल्टन की जो एक और पर्सनल लाइफ के बारे में जो चीज़ है, उसकी मैरिजेज़। अगर हम उसकी मैरिजेज़ के बारे में बात करते हैं तो ही मैरिड 3 टाइम्स। उसने 3 शादियाँ की थी, और 3 शादियों में जो सबसे पहली जो उसकी जो बीवी थी कैलिवर ख़ानदान से थी। और कैलिवर और मिल्टन जो था वो प्योरिटन था। तो मिल्टन की लाइफ में
तकरीबन सिंप्लिसिटी थी, जो प्योरिटन की जो इन्फ्लुएंसेस थे वो ज़्यादा थे, और जो उसके अलावा जो उसकी बीवी थी वो कैलेवर फैमिली से थी। उसका जो टेस्ट था वो रिच था एंड ही वाज अ काइंड ऑफ ओपन माइंडेड गर्ल। सो उन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो अच्छे नहीं थे, और क्योंकि एक तो उम्र में भी फ़र्क था, उस लड़की की उम्र जो थी जिसका नाम मेरी पावल था, मैरी पावल उसका था, और ये उसकी उम्र 17 साल थी। तो मिल्टन और उसकी अंडरस्टैंडिंग्स नहीं बन रही थी, और तकरीबन 2 साल के बाद 2 साल था या 1 साल था, लेकिन वो मैरी पावल और मिल्टन को छोड़ के चली गई। तो मिल्टन ने कुछ पम्फलेट लिखे थे जहाँ पर वो डाइवोर्स के जो कवानीन थे वो उसे चेंज करना चाहता था, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बन गई थी। उसके कवानीन तो नहीं चेंज हुए डाइवोर्स के, लेकिन उसकी जो वाइफ थी मैरी पावल, वो आ गई, वो वापस से मिल्टन के पास आती है और फिर मिल्टन के साथ ही रहती है। वो उन्हें ना सिर्फ माफ़ करता है, बल्कि जो कॉमनवेल्थ की जब हुकूमत आती है तो कैलेवर तो वो लोग थे जो किंग को मारने वाले थे, तो उसकी वजह से उसकी फैमिली भी बच जाती है। लेकिन मैरी पावल और उसके दरमियान जो ताल्लुकात थे ये साथ में रहते थे, लेकिन उसकी जो रिलेशनशिप थे वो सही नहीं थे। और मैरी पावल से मिल्टन की तीन डॉटर्स थे, और ये तीनों डॉटर्स ने मिल्टन को बहुत ही परेशान किया था, यहाँ तक कि इन्हीं तीनों डॉटर्स ने मिल्टन के लिए पोइट्री लिखने की से भी मना किया था। दे डू नॉट वांट टू राइट पोइट्री फॉर मी, क्योंकि उसकी नज़र कमज़ोर हो रही थी, तो उसकी बेटियाँ उसको हेल्प नहीं कर रही थी। और इसके अलावा जब 1652 में जब मुकम्मल उसकी नज़र चली जाती है, तो एंड्रयू मार्वेल के थ्रू वो अपने असिस्टेंट के थ्रू वो चीज़ें लिखवाता था। लेकिन अगर हम देखते हैं तो उसकी मैरी पावल की जब डेथ होती है, तो फिर 1656 में वो दोबारा से एक दफ़ा फिर से शादी कर लेता है अपनी सेकंड, और जिसका नाम कैथरीन है, और कैथरीन के साथ तकरीबन वो 15 महीने गुजार लेता है, गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। अब वो भी मर जाती है, कैथरीन वुडकॉक उसका नाम होता है। और उसके बाद फिर 1667 में वो तीसरी शादी कर लेता है, और उसका नाम एलिज़ाबेथ होता है, और ये फिर उसके साथ आखिरी टाइम तक होती है। तो इस तरह से इसकी शादियाँ जो थी वो 3 शादियाँ होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं और इसी दौरान जब ये इन शादियाँ हो रहा जैसे मैंने कहा कि उसने एक प्रोज़ वर्क भी लिखा था 1652 में, और उसका नाम था जब उसकी आई साइट भी चली जाती है, और यहाँ पर उसने एक पोएम एक सोनेट भी लिखी थी हिज ब्लाइंडनेस। लेकिन इससे पहले उसने एक डिफेंस डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल लिखी थी, क्योंकि वहाँ से चार्ल्स टू की तरफ से वहाँ पर पम्फलेट शाया हो रहे थे। तो इस वजह से यहाँ से मिल्टन भी उसने इन ऑर्डर टू डिफेंड द इंग्लिश पीपल एंड देयर एक्शंस, उनको जस्टिफाई करने के लिए उसने डिफेंस लिख दी। और यहाँ पर तो मिल्टन के लाइफ को वर्क को, अगर ये तो लाइफ था मिल्टन के लाइफ के बारे में हमने बात की, अगर हम मिल्टन की पोइट्री को सबसे पहले हम मिल्टन की पोइट्री को डिस्कस करते हैं, तो अगर हम मिल्टन के वर्क को ओवरऑल देखते हैं या फिर उसकी पोइट्रीज़ को पर्टिकुलर उस पर हम बात कर लेते हैं, तो हम इसको 4 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो हम अगर देख लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो कैम्ब्रिज का पीरियड था। फिर सेकंड नंबर पर जो अगर हम पीरियड को देखते हैं तो उसमें हॉरोशंस का पीरियड था। और थर्ड नंबर पर अगर हम देख लेते हैं तो जर्नलिस्ट का पीरियड है, जहाँ पर वो एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा था। और फिर लास्ट वर्क जो है उसका, जिसको हम लास्ट पीरियड भी कहते हैं। तो पहले तो इनके स्पेन को देखते हैं, इनके टाइम्स को देखते हैं कि कैम्ब्रिज का जो पीरियड था वो 1632 वहाँ से उसका जो पीरियड था ये तकरीबन 1-2 साल का जो पीरियड था वहाँ तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर 1632 से लेकर
38 तक उसका ये 6 सीरियल जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। और फिर यहाँ पर जो जर्नलिस्ट का जो सबसे बड़ा और सबसे फ्रूटफुल जो था, जो जिसमें मिल्टन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, उसमें 1660 तक पीरियड था। और लास्ट पीरियड टिल द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, जिसमें उसने पोइटिक अचीवमेंट है, बहुत ही ज़्यादा पोइटिक अचीवमेंट्स किए थे। तो इसी को डिस्कस करते हैं कि कैम्ब्रिज का जो दौर था, उसमें हमने कहा ना कि उसमें जो सबसे पहला जो एक पोएम था जो फेमस था, उसने शेक्सपियर पर भी बात की थी। मिल्टन ने शेक्सपियर के हवाले से भी लिखा था, और मिल्टन ने सब के हवाले से बात की थी, वो पोएम्स लिखे थे। लेकिन जो सबसे अहम था वो ये था कि और टू द क्राइस्ट नेटिविटी। लेकिन जो दूसरा पीरियड था, जब हम हॉरोशंस के पीरियड को देखते हैं, तो उसमें उसने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, जैसे कि अभी भी पहले भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसमें से हमारे पास है इल पेंसेरोसो एंड ले एलिग्रो, ये भी था, ये 2 पॉइंट्स थे। इसके अलावा कैमोस भी था, एक प्ले था। और कैमोस के अलावा उसने जो ये ड्रामा जो था, क्योंकि इसके अलावा उसने एक एलेजी भी लिखी थी, और इसका नाम क्या था? उसका नाम था लाइसियड। लेकिन हम यहाँ पर अगर हम इन वर्क को डिस्कस करते हैं, तो कैमोस जो था, ये एक्चुअली इसने लिखी थी टू द ऑनर ऑफ द अर्ल ऑफ ब्रीच वाटर। जो ब्रीच वाटर था, उसके लिए उसने लिखी थी, क्योंकि जब उसको गवर्नरशिप मिल गई थी, उसको गवर्नर अपॉइंट कर लिया गया था, तो उसने ये सारी चीज़ें लिखी थी। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग लेडी हु वाज accompanied by her 2 brothers in the forest when they were going to the forest, so they were lost. The 2 brothers were gone off to find out a guideline from someone, and meantime the Chamos, the pagan gods, came and to start tempting the girl, the young lady. But वहाँ पर जो स्पिरिट है वो उसके पास चले जाते हैं, उनके ब्रदर्स के पास चले जाते हैं। There was a good spirit, the good God, all these references are created by the Milton himself. तो वो आ जाते हैं, and the girl was saved from the Chamos, from the pagan gods. और इसी तरह से जो लाइसिड था, जो एलिजी था, जो उसने लिखी थी अपने दोस्त था, उसके दोस्त का नाम जो था एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी, क्योंकि ही डाइड वेरी यंग एंड ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड। लेकिन ये जो था, ये भी एक पेस्टोरल एलिजी थी, जहाँ पर एक शेफर्ड अपनी उदासी को ही वाज मॉर्निंग बिकॉज देयर इज़ अनदर शेफर्ड एंड ही डाइड। तो इस तरह से उसने एक एलिजी उसने लिखी थी। और ये जो सारी चीज़ें थी पेस्टोरल, इस पर डॉक्टर जॉनसन डिनाउंस इट्स वर्सिफिकेशन, कि डॉक्टर जॉनसन इसके वर्सिफिकेशन को डिनाउंस करता है और कहता है कि इसकी वर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है एंड क्रूड है। हिज वर्सिफिकेशन इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी क्रूड। और इसके जो वर्सिफिकेशन है, इसमें ना तो कपलेट है और ना ही कोई स्टेंजा है। तो और फिर उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं उसके जर्नलिस्ट पीरियड के हवाले से, जो सबसे अहम जो दौर था, जो 1640 से 1660 तक, और इस पर वर्ड्सवर्थ कहता है कि मिल्टन्स हैंड्स बिकम अ ट्राइफर्ट। और इसमें उसने बहुत सारे प्रोज वर्क लिखे थे, जिसमें उसने डाइवोर्स पर भी बात की थी, जिसने उसमें डिफेंस भी लिखा था। तो ये जो था, ये बेहतरीन उसका वर्क था उसकी ज़िंदगी का इसी पीरियड में। लेकिन जब कॉमनवेल्थ के लिए, तो वो एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा था, एज ए डिफरेंट पोजीशन उसने संभाले थे। जो भी वर्क अभी तक हमने देखा है, उसमें सब्जेक्टिविटी कम और ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। उसको जो फील हुआ, बल्कि फीलिंग से ज़्यादा उसने जो देखा वही कुछ किया, और चीज़ों के मुताबिक उसने राइटिंग की थी। तो अगर हम उसको कंपेयर करते हैं रोमांटिक्स के साथ,
तो जॉन कीट के साथ या फिर शेले के साथ जो जो बाद में जो आने वाले जो राइटर्स है, तो यहाँ पर ये शेक्सपियर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर उसने सिर्फ स्पेसिफिकली एक एम था, एक ऑब्जेक्टिव था माइंड में कि वो प्योरिटन पार्लियामेंट के लिए हर हद तक वो जाने चाहता था। तो इसलिए उसमें जो आर्टिस्टिक क्रिएशंस अगर हम देखते हैं वो इतना ज़बरदस्त नहीं था, उसका लेवल इतना ही ऊपर स्टैंडर्ड अबव नहीं था जैसे कि अगर हम जिसमें हमने शेक्सपियर को हमने पाया था, या फिर हम जॉन कीट को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर उसका एक पॉलिटिकल एम था, उसका एम लिटरेचर था ही नहीं, वो पॉलिटिकली या फिर रिलीजियसली वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था। लास्ट पीरियड में उसने पैराडाइज, ये जो लास्ट पीरियड था, तो लास्ट पीरियड में उसने पैराडाइज लॉस्ट पर बात की थी। पैराडाइज लॉस्ट पर उसने बात की थी, और ये पैराडाइज लॉस्ट उसने ब्लैंक वर्स में लिखा था। ही रॉट पैराडाइज वर्स इन अ ब्लैंक वर्स में उसने बात की थी। सो द चॉइस ऑफ हिज हाई साउंडिंग एंड म्यूज़िकल वर्ड, यहाँ पर उसके जो वर्ड्स थे वो हाई साउंडिंग थे। यहाँ ये टेक्निक जो थी एपिक में हाई साउंडिंग थे और म्यूज़िकल, क्योंकि म्यूज़िकल तो उसे इनहेरिटेंस में मिला था, तो म्यूज़िकल वर्ड्स यहाँ पर मिल लेते हैं। एंड वेल्थ ऑफ द, यहाँ पर एक और भी चीज़ हमें देखने को मिलती है, और वो है वेल्थ ऑफ द लर्नड इल्यूजन्स, उसकी लर्न एलूसिवनेस, क्योंकि उसका जो एलूसिवनेस है वो बहुत ही ज़्यादा रीच था, स्पेशली जब वो का क्लासिकल इल्यूशंस की बात करता है और उसको जब कंपेयर करता है पैराडाइज लॉस्ट में। तो लेकिन इस पोएम में जो था, पोएम में बहुत सारी चीज़ें हैं पैराडाइज लॉस्ट में, जिस पर तनकीद, जिस पर क्रिटिसिज्म की जा सकती है, जिसमें लैक ऑफ द ह्यूमन इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल लोग इसी टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। एडम्स और ईव, क्योंकि अगर हम देख लेते हैं तो एडम्स एंड ईव, पैराडाइज लॉस्ट वही पुरानी कहानी है कि जिस फॉरबिडन फ्रूट खाया गया और फिर एडम्स को बेच दिया गया और सैटर्न ने गॉड के खिलाफ एक जंग छेड़ी। तो ये सारी चीज़ें बाइबल में और तकरीबन हर एक रिलीजन में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसी एपिक को देखते हैं, तो इसी एपिक में एडम्स एंड ईव सिर्फ दो ह्यूमन कैरेक्टर थे, बाकी जो थे वो गॉड था, सैटर्न था, और एंजल्स थे, रेबल्स थे, वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थे, उनकी स्पीचेस हैं। डॉक्टर जॉनसन पॉइंट करता है यहाँ पर कि आर इन द स्टेट विच नो अदर मैन और वुमेन कैन एवर नोन, कि ये एडम्स एंड ईव आर द ओनली ह्यूमन कैरेक्टर्स, as Dr. Johnson pointed out, and they are in a state where no other men and women can ever know. इसी सिचुएशन को नहीं, इस पर ब्लैक कहता है कि मिल्टन वाज वन ऑफ द डेवल्स पार्टी का ये मतलब निकलता है यहाँ पर कि पहले मैं इसके कोड को कंप्लीट कर लूँ। मिल्टन वाज वन ऑफ द डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। द डेवल इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव कैरेक्टर इन द पोएम। अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि मिल्टन को तो ये इसने कई बुक्स लिखे थे पैराडाइज लॉस्ट के, लेकिन आजकल हार्डली 1 या 2 बुक्स पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी। एक तो ये टॉपिक ओल्ड है, तो दूसरा अगर हम देख लेते हैं इसकी एनालिसिस करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि सैटर्न तो हीरो नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि हीरो के लिए हीरो की क्वालिटी वो तो इंसानों में होनी चाहिए, और हीरो वाज द काइंड कि वो तो ह्यूमैनिटी के लिए फ़ाइट करेगा और इम्प्रेसिव होगा, वो इवल के अगेंस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर सैटर्न तो खुद इवल है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी जो सैटर्न को भी मिले हैं, तो मिल्टन को पता भी नहीं है था, ब्लैक के हवाले से, ब्लैक के अकॉर्डिंग उसको पता भी नहीं है मिल्टन को, और मिल्टन ने जो सैटर्न को जो क्वालिटीज़ दी है वो हीरो वाली क्वालिटीज़ दी है, और उसका जो क्वालिटीज़ वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्प्रेसिव कैरेक्टर उसको बनाया था। और उसकी सिंपैथी जो थी वो बिल्कुल सैटर्न के हवाले से पॉलिटिकली अगर हम देख लेते हैं तो पार्लियामेंट को ले सकते हैं, जिसने जंग छेड़ी थी किंग के खिलाफ, और गॉड को ट्राइंड किंग की तरह उसने प्रेजेंट किया था। और द ट्रूथ इज़ दैट मिल्टन फाउंड इन सैटर्न द आर्क रेबल एंड आइडियल, नॉट द आर्क रेबल बट एक्चुअली द आइडियल रेबल, जो रिबेलियस करता है, जो अपनी फ्रीडम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, जो फाइट करता है अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस के लिए, और यही सारी चीज़ें तो वो सब कर रहे थे। तो इस तरह से ये पोएम है, और
उसका सबसे मशहूर पोएम है, और ये पैराडाइज लॉस्ट उसने 67 में लिखा था। फिर बाद में उसने इसी लास्ट पेज में पैराडाइज, उसका जो था पैराडाइज रीगेंड, उसने भी ये भी एक पोएम लिखा था। और जब उसकी मुकम्मल वो चली गई, यहाँ पर वो कम्प्लीटली ब्लाइंड था, तो उसने एक प्ले भी लिखा था जिसमें उसका नाम था सैमसन एग्नोस्टिस, सैमसन एग्नोस्टिस। ये एक ट्रेजेडी थी ग्रीक मॉडल पर, उसने बनाई थी, ग्रीक मॉडल ऑफ सोफोक्लिस एंड एक्लिस, उस पर उसके मॉडल पर ब्लैंक वर्स में लिखी थी। लेकिन ये ड्रामा कभी स्टेज के लिए उसने लिखा ही नहीं था, क्योंकि उसमें डायलॉग्स कम थे और इसमें सोलोलिकी, मोनोलॉग्स और लंबे डाइग्रेशंस बहुत ज़्यादा थी। इसमें कोई प्लॉट वगैरह इतना खास प्लॉट बना ही नहीं था। करैक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करते हैं तो मिल्टन के पोएट में हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक मिलती है हमें ह्यूमनिज़म, और दूसरे मिलती है हमें प्योरिटनिज़म, जो एक दूसरे के प्योरिटनिज़म जो एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये दोनों चीज़ें ह्यूमनिज़म एंड प्योरिटनिज़म है। ह्यूमनिज़म में वो हेलेनिस्टिक आर्ट एंड ब्यूटी से इम्प्रेस होता है, उसी को लेकर आता है। और जो प्योरिटन वो तो एक रिलीजियस, उसका जो एक ज़ील था, जो हिब्रियो जो लैंग्वेज था, जो हिब्रियो के जो प्रॉफिट्स थे उनसे वो इंस्पायर था। तो मैथ्यू आर्नल्ड यहाँ पर कहता है द ग्रैंड स्टाइल, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो किसी दूसरे शायर के लिए, तो जो किसी दूसरे राइटर के लिए फिर पॉसिबल नहीं थी कि इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सके। और इसी पर मैथ्यू आर्नल्ड कहता है कि उसने ग्रैंड स्टाइल में लोडेड विद द लर्निंग, फुल ऑफ एल्यूसिवनेस एंड ऑल काइंड ऑफ एल्यूशन, बट मोस्ट अबंडेंट आर द क्लासिकल एल्यूशंस। So this was all about the John Milton. I hope you would understand. If there is any confusion or you have any questions, so you can ask me freely. Thank you so much.